जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। H.G. पिन्नो ने लाकोपोद्रा के रिसर्च के बारे में सारांश में लिखा कि वे एक सोका थे जो अयोध्या पीड़ के पसैया गांव से थे। लाकोपोद्रा 1950 से 70 के बीच आदिवासियों, विशेष रूप से हो के साथ साथ मुंडा, संथाल आदि के सांस्कृतिक स्तर को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए। पोद्रा के प्रयास सामान्य रूप से सांस्कृतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक सवालों से भी संबंधित थे। धर्म उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन लोगों को अनुयायी बनाकर प्रचार प्रसार करने का काम करते थे। साथ ही राजनीतिक रूप से भी वे चुनाव की राजनीति में कूदे थे। पिन्नो के अनुसार बिरसा मुंडा को जिस तरह भगवान की ख्याति मिली, उसी से लाकोपोद्रा के मन में यह विचार आया कि वे भी उनसे सीख लेते हुए आदिवासियों की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के पुनरुद्धार, आंशिक रूप से भुला दिए गए सारनाथ धर्म या मुंडा धर्म को सुधारात्मक आधार पर बहाल करने और आदिवासियों और हिंदुओं के बीच पूर्ण समानता को स्थापित करने का आह्वान किया। पिन्नो ने चाईबासा के निकट झींकपानी में उनके एटे तुर्तुम पिटका अखाड़ा में वयस्कों और बच्चों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित होने की बात भी लिखी है। पोद्रा ने भाषा, धर्म और रीति रिवाजों पर कई किताबें लिखी। अपने कामों में पोद्रा ने एक विशेष लिपि का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में लाकोपोद्रा का कहना था कि इसका आविष्कार 13वीं शताब्दी में देवातुरी ने किया था और उसे एक सोका की दृष्टि से फिर से खोजा गया और खुद पोद्रा ने इसका आधुनिकीकरण किया। पिन्नो लिखते हैं कि यह लिपि अत्यधिक समन्वयात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। यह ब्राह्मी लिपि पर आधारित है, लेकिन इसमें गुप्त, वाटेपिट्टू, देवनागरी और अन्य लिपियों से भी उधार लिया गया है। मतलब लाकोपोद्रा का दावा एक दैवी भाषा और लिपि का था, लेकिन लिपि और होहायम को अन्य लिपियों और भाषाओं से उधार लेने वाला बताया गया है। यह सब पिन्नो के रिसर्च के सारांश में अंकित है। पोद्रा द्वारा नियोजित भाषा होहायम मानक हो काजी नहीं है, मानक हो भाषा नहीं है, बल्कि हो भाषा से निकटता से संबंधित एक अलग बोली है, जिसे लाकोपोद्रा ने होहायम नाम दिया। मुंडा भाषाओं के खेरवारी समूह में होहायम की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है, यानी स्पष्ट नहीं है कि होहायम एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार के खेरवारी समूह से संबंध रखती भी है या नहीं, क्योंकि उस समूह से संबंध रखने के मानकों को होहायम साबित नहीं कर सकी है। लेकिन पिन्नो यह भी लिखते हैं कि हो सकता है यह होसोकाओं की कोई पुरानी गुप्त भाषा हो, जिसको लाकोपोद्रा आदिवासियों के साहित्यिक भाषा के स्तर तक बढ़ाना चाहते थे। यह एक ऐसा लक्ष्य था जिसे वे हासिल करने में असमर्थ रहे। हो समाज में सोकाओं की कोई अपनी भाषा और लिपि होती हो तो उस पर रिसर्च होना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि एक समाज में ही धार्मिक और सामाजिक लोगों की अलग अलग भाषा और लिपि क्या संभव है? क्योंकि लाकोपोद्रा ने दावा किया और अपने रिसर्च के दरमियान पिन्नो को इस पर समाज की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला सिवाय लाकोपोद्रा के दावे के। इसीलिए उन्होंने लिखा कि हो सकता है, लेकिन उनका रिसर्च वह सब चीज़ें नहीं ढूंढ पाया। सही भी है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर किसी भी दूसरे समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं को उस स्तर पर समझ पाए शायद उतना संभव नहीं है, लेकिन खुद समाज के लोग तो होने चाहिए जो उन बातों को सत्यापित करते। लेकिन हो समाज के साधारण लोग या दियोरी आदि से कोई भी संवाद की बात पिन्नो ने नहीं लिखी। खैर, इसके विभिन्न आयामों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। 1961 में सिंहभूम बिहार के हो समुदाय में एक नई लिपि और गुप्त भाषा पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसे 1959 के दौरान भारत में किए गए क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर लिखा गया था। इस शोध कार्य को कई विश्वविद्यालयों से सहायता प्राप्त थी। बाद के शोध में कृष्णा अल्डा, जो लाकोपोद्रा के शिष्य भी थे, ने पत्राचार के माध्यम से 1966-67 में कई जानकारियां इन लोगों को दी थी। रिसर्च में यह भी कहा गया कि पोद्रा के द्वारा उपयोग की गई भाषा के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था,
क्योंकि पुस्तकों का पूरी तरह से अनुवाद और भाषा विज्ञानी विश्लेषण नहीं किया जा सका था। हालांकि इस शोध को प्रकाशित करने में जल्दबाजी की बात कही गई है, लेकिन लेखक के नज़र में शोध की जानकारी को सार्वजनिक करने में और अधिक देरी करने से और समय की अनिश्चितता के कारण शोध से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री के अवहेलना का शिकार होने या पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना से इनकार नहीं करने की बात कही और इस शोध रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया। उन्होंने यह भी माना कि इस रिपोर्ट में कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन इस शोध सामग्री को खो देने की तुलना में वह जोखिम नगण्य है। मतलब जो भी शोध रिपोर्ट संकलित हुआ था उसके खोने के डर से जरूरी था कि उसे प्रकाशित किया जाए। रिसर्च में यह लिखा गया कि चेरोकी और वय लिपियों की तरह ही हो समुदाय की नई लिपि भी एक व्यक्ति लाकोबोद्रा द्वारा बनाई गई थी। लाकोबोद्रा की प्रेरणा मोलुद्वालु बुकेले, जो वय लिपि के निर्माता थे, से मिलती जुलती थी। बुकेले का दावा था कि उन्हें एक स्वप्न में यह लिपि विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। इसी प्रकार लाकोबोद्रा ने भी कहा कि उन्होंने एक सैमनिक यानी कि समानवादी दृष्टि के माध्यम से अपनी लिपि प्राप्त की। सैमनिक परंपरा एक प्राचीन आध्यात्मिक और उपचार प्रणाली है जो दुनिया की कई आदिवासी और पारंपरिक संस्कृतियों में पाई जाती है। इसमें एक विशेष व्यक्ति को आत्माओं और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है, जिसे आदिवासी हो समाज में साधारण भाषा में सोका बोलते हैं। मतलब लाकोबोद्रा को भी यह लिपि सोका की शक्ति से ही तपस्या करके या आंतरिक शक्ति के ज्ञान से प्राप्त हुई, जबकि हम सभी जानते हैं कि यह ब्राह्मी लिपि जो कि उनके जन्म से पहले प्रकाशित कई किताबों में छप चुकी है से ली गई है। उसमें से एक अक्षर विज्ञान भी है जिस पर यह वीडियो मैंने विस्तार से बनाया था। आध्यात्मिक शक्ति की बात महज एक कहानी गढ़ी गई जो उनके अनुयायियों को बनाए रखने के लिए बुना गया था। उनका दाम्पत्य जीवन साबित करता है कि उनके अध्यात्म के लिए कितना समय मिला और उनका परिवार कितना बढ़ा। देवातुरी की बात कृष्णा आल्डा के साथ संवाद के कारण आई, जिनके साथ 1966-67 में पत्राचार से कई संवाद किए गए थे। उनके माध्यम से ही इस शोध में यहाँ लिखा गया कि लाकोबोद्रा ने यह कहा कि देवातुरी ने 13वीं शताब्दी में इस लिपि को विकसित किया था, जिसे लाकोबोद्रा ने पुनः खोजा और आधुनिक रूप में डाला। शोध में यह भी स्पष्ट किया गया कि हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी कि लिपि वास्तव में कितनी पुरानी है, क्योंकि इस लिपि और भाषा पर मानव विज्ञानी शोध नहीं किए जा सके थे, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि इतना तो तय है कि लाकोबोद्रा ने अपनी लिपि के माध्यम से अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। बिरसा मुंडा को जिस तरह मुंडा समाज के लोग दैवीय सम्मान देते थे, उसी से प्रभावित होकर लाकोबोद्रा ने भी सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर पर दैवीय सम्मान के लिए प्रयास किया। इस शोध में स्पष्ट किया गया कि लाकोबोद्रा की शिक्षाएं भी शांतिपूर्ण दृष्टिकोण पर आधारित थी। शांतिपूर्ण मतलब लड़ाई झगड़ा करके नहीं, बल्कि लोगों को जानकारी देकर जो हो, मुंडा और संताल आदि को हिंदुओं के बराबर अधिकार दिलाना, और दूसरा सारना धर्म को पुनर्जीवित करना, जो कि पारंपरिक एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार का धर्म है। मतलब लाकोबोद्रा भी सारना धर्म को ही धार्मिक रूप से मानते थे। यह अलग बात है, आज उनके अनुयायी अपने को दुपुप धर्म में हैं कहकर बोलते हैं। शोध में आगे लिखता है कि लाकोबोद्रा ने हिंदू और ईसाई प्रतीकों को भी अपनाया और उनका धर्म इस तरह से मिश्रित रूप ले सका। ओम के बारे में लिखा कि यह हिंदुओं के ओम से ही लिया गया विशेष चिन्ह है, जिसे आमतौर पर कछुओं पर चित्रित किया गया था। वाराणसी लिपि को देवनागरी की तरह ही बाएं से दाएं लिखा गया, जिसमें 31 अक्षर थे। ओम धार्मिक चिन्ह था। मैंने इस वीडियो में यही बात रखी थी। 1 से 9 तक के लिए अलग अंक होते हैं, जबकि 10, 20, 90 इत्यादि के लिए विशेष प्रतीक होते हैं। 100, 1000 आदि के लिए भी संभावित विशेष चिन्ह हैं, लेकिन उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं था। लाकोबोद्रा का दावा कि इसे उन्होंने तपस्या और शोका विद्या से हासिल किया के विपरीत वाराणसी लिपि के कई अक्षर ब्राह्मी लिपि से, कुछ देवनागरी लिपि से, कुछ गुरमुखी और कुछ कैथी लिपि से मिलते हैं। आई और यू अक्षर खरोष्टी लिपि से
मिलते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। लाको बोदरा ने जिस तरह अपने धार्मिक विचारधारा को अलग अलग धर्मों से चीज़ों को लेकर बनाया, उसी तरह लिपि को भी अलग अलग लिपियों को मिलाकर बनाया। इस तरह यह लिपि मानव निर्मित स्वदेशी लिपि है। शोध में यह भी पाया गया कि यह लिपि हो भाषा की ध्वनियों को अच्छी तरह से दर्शाती है, हालांकि यह लिपि अन्य भारतीय भाषाओं से प्रेरित है। शोध में लाको बोदरा के दावे को हाईलाइट किया गया कि यह लिपि हो समुदाय की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को सशक्त करने के लिए बनाई गई। हो भाषा की ध्वनियाँ अन्य मुंडा भाषाओं जैसे संथाली, मुंडारी और खड़िया से मिलती जुलती है। उसका कारण भी एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार का होना है। लाको बोदरा ने वाराणसी में कई पुस्तकें जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की थी को प्रकाशित किया। शोध में यह सवाल उठाया गया कि हो हायम एक विशिष्ट भाषा है या कोई उपभाषा है। इसमें आगे लिखता है कि हो हायम एक विशेष बोली या उपभाषा है जिसका उपयोग लाको बोदरा और उनके अनुयायियों ने किया। शोध में यह सवाल बार बार पूछा गया कि हो हायम वास्तव में हो भाषा की एक विशेष बोली है या यह पूरी तरह से अलग भाषा है। क्या यह एक सांस्कृतिक या धार्मिक प्रयोजनों के लिए बनाई गई विशेष भाषा थी? शोधकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण इसका जवाब नहीं दिया और लिखा कि हो भाषा पर मानव विज्ञानी शोध होने के बाद काफ़ी कुछ पता चल सकेगा जो अभी तक नहीं हो पाया है। हो हायम को हो भाषा, संथाली और मुंडारी से संबंधित बताया गया और यह हो भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, ऐसा लिखा गया। संभावना व्यक्त किया गया कि यह लाको बोदरा के द्वारा अपने धार्मिक अनुष्ठानों और विशेष अवसरों में ही उपयोग की जाने वाली पवित्र भाषा थी। शोध में हो हायम और हो भाषा के शब्दों की ध्वनि संरचना और वाक्य विन्यास में भिन्नता की बात लिखी गई है, जबकि हो हायम में कई शब्द और व्याकरणीय संरचनाएं हो, संथाली और मुंडारी भाषा से लेने की बात की गई है। यानी हो हायम को अलग भाषा के रूप में देखा गया और उनके शब्दों को हो, संथाली और मुंडारी से लेने की बात कहती है। लाको बोदरा के दावे की सच्चाई से दूरी को देखते हुए शोधकर्ताओं ने यह अनुमान लगाया कि हो हायम को संभवतः हो समुदाय के धार्मिक नेताओं और पुजारियों द्वारा एक पवित्र या गुप्त भाषा के रूप में उपयोग किया जाता था। वे इस बात पर इस कारण से पहुँचे क्योंकि वे लोग लाको बोदरा और उनके अनुयायियों से ही सिर्फ मिले, हो समाज के बुद्धिजीवी और द्यूरियों से नहीं मिले। पहले वाले वीडियो आदि में मैंने विस्तार से हो समाज की रीति विधि और लाको बोदरा के अनुयायियों के रीति विधि में अंतर को दर्शाया हुआ है। संपूर्ण जानकारी के अभाव में शोधकर्ताओं ने इसे संभावित गुप्त भाषा के रूप में इंगित किया और तुलना करने की कोशिश की कि चिरका हुआ अपाचे जनजाति की युद्धफत भाषा, ईब जनजाति जो अफ्रीका के थे की गुप्त धार्मिक भाषा, मलाय प्रायद्वीप के जोहर जाकुट समुदाय के कैंपर टाबू भाषा जिसे वे लोग जंगल में विशेष अनुष्ठानों के दौरान प्रयोग करते थे से तुलना की और हो हायम के भी उसी तरह की एक विशेष प्रयोजन की भाषा की संभावना व्यक्त की। वास्तव में पूजा के उच्चारण कई मामलों में अस्पष्ट होता है। उसी को अपने तरीके से लाको बोदरा ने अपनी बातों को उद्धृत किया और शोधकर्ताओं ने उसी स्तर में बातों को लिखे, जिस कारण उनका रिसर्च हो हायम को विशेष प्रयोजन की भाषा के रूप में परिभाषित किया। इस सवाल का जवाब में कि क्या हो हायम एक प्राचीन भाषा थी, शोधकर्ताओं ने लिखा कि लाको बोदरा ने दावा किया था कि हो हायम एक प्राचीन भाषा है जिसे उन्होंने पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके अनुयायियों का कहना है कि यह भाषा एक पुरानी पुजारी भाषा थी जिसे अब आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है। जबकि विद्वानों के मार्फत शोधकर्ताओं ने लिखा है कि हो हायम को लाको बोदरा ने खुद बनाया, जिसका कि विस्तार से इस वीडियो में आप जान सकते हैं कि वाराणसी लिपि के अक्षर किन किन लिपियों से मिलते हैं। हो हायम में संस्कृत और हिंदी के प्रभाव को भी दर्शाया गया। इतना ही नहीं बल्कि संस्कृत हिंदी के बाद उर्दू, बांग्ला और फारसी के शब्दों के प्रभाव को भी दर्शाया गया। मैं उदाहरण के लिए आगे नहीं बढ़ूंगा, जो लोग आने वाले समय में रिसर्च करेंगे तो हम लोग उसके लिए यह दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। इन सारे शोधों और तथ्यों के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है
कि हो हयम प्राचीन भाषा तो नहीं थी, बल्कि संभवतः एक संशोधित भाषा थी जो विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। इसी का कंक्लूजन मैंने पिछले वाले वीडियो में संक्षेप में बताकर समाज को जागृत करने की कोशिश की। नतीजों की तरफ पहुंचने से पहले इस सवाल का जवाब कि क्या हो हयम एक जीवित भाषा बन सकती है, तो शोधकर्ताओं ने लिखा कि हो हयम को पुनर्जीवित करने की संभावना कम है, क्योंकि हो समुदाय के लोग सामान्य हो भाषा का ही उपयोग करते हैं। हो हयम आम लोगों की भाषा नहीं है। हालांकि हो लिपि, वाराणसी और हो भाषा को आगे बढ़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा नहीं होने के कारण हो हयम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निष्कर्ष में यहाँ लिखा गया कि हो हयम संभवतः हो भाषा की एक विशेष उपभाषा थी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और संभवतः गुप्त प्रयोजनों के लिए बनाई गई थी। मैं यहाँ स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हो समाज के धार्मिक, सामाजिक और किसी भी गुप्त प्रयोजन के लिए यह नहीं बनी थी, क्योंकि शोधकर्ता हो समाज के लोगों से तो मिले नहीं। हो समाज के लोगों की बात कहीं पर भी इंगित नहीं किया गया, बल्कि लाकोबोद्रा और उनके अनुयायियों की बातों के मार्फत ही हो समाज की संभावित उपभाषा के रूप में साबित किया गया। हो हयम में हो भाषा के शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि से लिए गए शब्द भी मौजूद होने के कारण इसे प्राचीन नहीं माना गया। उस रिसर्च में जो भी लिखा गया या जो खोजा गया, मैंने कोशिश किया कि वो सब चीज़ें लोगों के बीच में आए, ताकि आने वाले समय में अगली कड़ी के रूप में और भी शोध हो। इसके बाद आगे क्या, उसके लिए भी उसमें कई सारे सुझाव दिए गए हैं। उसे मैं फिर कभी वीडियो बनाकर और अपने सुझाव के साथ ज़रूर बनाऊँगा। हमारा कोशिश यही होना चाहिए कि जो हम भाषा इस्तेमाल करते हैं, जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विधाओं को हम पालन करते हैं, उसका सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण हो और पालन हो। मेरे पिछले वीडियो के सवाल को लगता है कई लोग समझ नहीं पाए। लोग बहस के लिए उतावले ज़्यादा होते दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो के सवाल का जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। जो भी कंटेंट मेरे चैनल पर है वह मेरा व्यक्तिगत रिसर्च है। जो वीडियो में सवाल उठे हैं, जवाब हम लोगों को उसका खोजना चाहिए, ना कि व्यक्ति आधारित बहस में उलझकर मुद्दे से भटकना चाहिए। सवाल स्पष्ट है कि हम घर में मियत बोलते हैं तो मोयत क्यों पढ़ें। कहने का मतलब हर व्यक्ति को जब मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, तो हो बच्चों को उनके अधिकार से हम क्यों वंचित करना चाहते हैं। ऐसा करने से बच्चों में जो रिसर्च हुआ है, स्कूल आने की प्रवृत्ति घटती है जब बच्चों को अपनी मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा में पढ़ाया जाता है। मैंने जो हेडिंग दिया, हो हयम और हो भाषा एक नहीं, वह मेरा कथन नहीं, वह पिन्नो की रिसर्च का ही फाइंडिंग है। अब मैं कुछ चीज़ें यह सब बताते चल रहा हूँ आपको कि भाषा के विकास में या साहित्य के विकास में बहुत से उतार चढ़ाव समाज को देखने होते हैं। कई बार आदमी गिरता है, फिर उठता है, कई बार पत्थर में ठोकर लगता है, फिर भी चलना बंद नहीं करता। जब ठोकर लगती है तब पैरों को थोड़ा ऊपर करके चलना सीखता है। उसी तरह हो भाषा में या उसके विकास में जो भी अड़चने हैं, वह आपको सवाल के रूप में ही खोजने होंगे। इतना याद रखिए, यदि किसी भी भाषा या लिपि यदि संपूर्ण है तो समझ जाइए आपके विकास की संभावनाएं छीन हो चुकी है। किसी गांव में रास्ता नहीं है जाने का तो रास्ता बनाया जाता है, पानी नहीं है तो चापाकल लगवाते हैं, तालाब खुड़वाते हैं। उसी तरह से हो भाषा में भी हो भाषा और लिपि की जो सच्चाई है, यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपके विकास की संभावनाएं भी खत्म हो जाती है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। देवनागरी में हम लोग बिरुआ बहुत अच्छी तरह से लिख लेते हैं, लेकिन वाराणसी में हम क्यों नहीं लिख सकते। शब्दों को जोड़ तोड़ करके कब तक लिखते रहेंगे। इंग्लिश प्रत्येक वर्ष अपने शब्दकोश में सैकड़ों शब्दों को शामिल करके अपना वोकेबलरी बढ़ाती है, वैसा ही हिंदी भी। भाषा का विकास का यह पैमाना है कि आप कितने भावनाओं को अपने में समायोजित करते हैं और उसे अनुकूलित करते हैं। यदि आपके भाषा और साहित्य के विकास में सवाल नहीं है तो आपका विकास यहीं तक है, आपके खात्मे का समय पहुंच चुका है। भाषा और लिपि के निर्माण में जो भी दावे, प्रतिदावे और तथ्य रिसर्च में सामने आते हैं, उस पर समाज को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कई लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि साहित्यिक रूप से कुछ शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन 4 साल के बच्चे को साहित्य सिखाने की आवश्यकता ही क्या है।
सवाल मातृभाषा में शिक्षा का है, मातृभाषा में साहित्य सिखाने का नहीं। बड़े होने पर आप 2 भाषा सीखें, 3 भाषा सीखें, 10 भाषा सीखें, ये बेहतर ही है। यदि आप भाषा, साहित्य और लिपि के विकास पर सही में गंभीर हैं तो उन सवालों का जवाब आप ज़रूर खोज पाएंगे। यदि आप सवाल ही नहीं समझ पाए तो आपका यहाँ पर द एंड है। क्या ही कहा जाए, सोच कर देखिए कि बिना सवालों से आप साहित्य, हो भाषा, हो समाज की संस्कृति कब तक बचा के रख पाएंगे। सवाल ही आपके जिंदा होने का सबूत है, जिसका जवाब खोजते हुए आप अपना विकास देख सकेंगे। सवालों को सकारात्मक नज़रिए से देखना और समझना सीखना भी क्रमिक विकास का हिस्सा है। बाकी जो लोग समझ सकते हैं, मुझे लगता है समझ जाएंगे। यदि नहीं समझे तो आजकल समाज के बीच ड्रग्स की खपत बढ़ी है, उस पर भी रिसर्च करके मुझे फाइंडिंग्स दे सकते हैं। समाज का भला होगा। सबको धन्यवाद। जोहार।